अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिदम की स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे डिटरमिन करते हैं। अब जब भी हमने स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो कैलकुलेट करनी होती है तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने क्रिएट किए गए हैं या फिर डायनामिक मेमोरी जो है वो कितनी एलोकेट की है। तो उसकी बेस के ऊपर जो है ना हम जो हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना वो डिटरमिन करते हैं। अब अगर आप ये एक हमारे पास रिकर्सिव प्रोग्राम हमें दिया गया फैक्टोरियल जो है ना कैलकुलेट करने के लिए। ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमें जो रिकर्सिव प्रोग्राम दिया गया अगर आप इसके अंदर देखो तो सिर्फ एक वेरिएबल हमारे पास जो है ना वो हमें क्रिएट होता नज़र आ रहा है और इसके लिए हम क्या लिख लेंगे बिग ओ ऑफ 1 क्योंकि सिंगल वेरिएबल हमारे पास जो है स्टैटिक वेरिएबल उसको कांस्टेंट मेमोरी साइज़ एलोकेशन होता है, तो हम उसके लिए जो है वो बिग ओ ऑफ 1 ही कंसिडर करेंगे। देन उसके बाद हमें जो है ना वो नेक्स्ट कोई भी जो है ना वो वेरिएबल क्रिएट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा किसी स्टेटमेंट के अंदर भी। तो हम जल्दी-जल्दी में हो सकता है यही कंक्लूड करें कि इसके अंदर कांस्टेंट मेमोरी एलोकेशन हो रही है। लेकिन इसके अंदर कांस्टेंट मेमोरी एलोकेशन नहीं है। आप हो सकता है कि इसके लिए यहाँ पे साथ में सिर्फ 1 लिखो, लेकिन यहाँ पे इसकी जो मेमोरी एलोकेशन हो रही है इसके लिए वो n है। जितनी इसको यहाँ पे n की वैल्यू दी जाएगी, उतने साइज़ की ही मेमोरी एलोकेशन होगी स्पेस कम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव के केस के अंदर। अब वो कैसे होगी, ये आगे हम जो है ना वो देखते हैं कि इस तरह क्यों होगा। अब ये जो हमें इसके अंदर n मेमोरी साइज़ हमें जो है ना वो क्रिएट हमें रैम के अंदर लेना पड़ा है, वो ड्यू टू होता है हमारे पास स्टैक या फिर हीप मेमोरी, जो कि हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, अब जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो उस फंक्शन की जो रिटर्न लोकेशन है वो, उसके पैरामीटर्स, उसके लोकल वेरिएबल्स और उसके जो स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर उसकी जो रिटर्न वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी जो है ना एक स्टैक के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती हैं रैम के अंदर। और सपोज़ कर लें जो ऊपर वो फैक्टोरियल वाला ही हमारे पास फंक्शन था पिछले पेज के ऊपर। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 अगर हमने कॉल किया, तो सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ 4 जो है वो कॉल होगा। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 के अंदर क्या होगा हमारे पास हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएँगे फैक्टोरियल ऑफ 3 के साथ। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 के अंदर क्या होता है हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 3 के अंदर हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएँगे फैक्टोरियल ऑफ 2 के साथ। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 हमारे पास क्या करता है वो 2 को मल्टीप्लाई करवाता है हमारे फैक्टोरियल ऑफ 1 के साथ। अब अगर आप देखो तो हमने फंक्शन कौन-सा कॉल किया था, ये एक फंक्शन कॉल किया था। और जब ये यहाँ पे 4 यहाँ पे एज़ पैरामीटर पास हुआ तो इस 4 के लिए हमारे पास वो जो एक इंट n था, वो रैम के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो हुआ इस फंक्शन के लिए कॉल और रैम के अंदर जो है ना जो हीप मेमोरी है हमारे पास या फिर जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, उसके अंदर ये जो फंक्शन है हमारा, ये स्टोर हो चुका है। अब जब तक हमारी इसकी ये वाली स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट नहीं ना होगी जो इसकी रिटर्न स्टेटमेंट है, तब तक ये रैम से डिलीट नहीं होगा। तो ये अगर ये तब तक रैम के अंदर डिलीट नहीं होगा तो इसका ये जो वेरिएबल है, ये रैम के अंदर होल्ड करेगा अपनी पोज़ीशन को जहाँ पे ये इसको एलोकेट की गई है। अब जब ये वाला फ़ंक्शन ये वाली स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होगी तो ये एक और फ़ंक्शन को कॉल करेगा, वो भी हमारे पास कहाँ पे स्टोर हो जाएगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर। ये वाला फ़ंक्शन भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर हो गया। ये वाला फ़ंक्शन भी जो फैक्टोरियल ऑफ 3 है, ये भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर हो गया। देन उसके बाद जो फैक्टोरियल ऑफ 2 है, वो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर होगा। इनके लिए भी क्या होगा कि इनके लिए भी एक इंटीजर n का जो वेरिएबल है, वो क्रिएट किया जाएगा। इसके लिए भी एक इंटीजर n का वेरिएबल जो है, वो क्रिएट किया जाएगा। देन उसके बाद इसके लिए भी हमारे पास क्या किया जाएगा, एक इंटी एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके लिए भी स्टोर किया जाएगा और इसका भी जो है ना एक इंटीजर n का वेरिएबल जो है वो स्टोर किया जाएगा। अब अगर आप देखो तो जितने हमारे पास जो है ना वो रिकर्सिव कॉल्स हुई हैं, जितनी भी रिकर्सिव कॉल्स हुई हैं, उतने हमारे पास जो है ना वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो हमने स्टोर करवाए हैं। तो इसीलिए जो हमने पिछला प्रोग्राम देखा था फैक्टोरियल वाला, इवन दो उसके अंदर हमें एक ही स्टेटमेंट नज़र आ रही थी जिसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर कोई मेमोरी एलोकेशन हो रही है, लेकिन स्टिल उसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी उसकी वो हमारे पास क्या आ रही थी, वो n आ रही थी। अब वो n क्यों आ रही थी? क्योंकि जितनी हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स होंगी, उतना ही हम जो है ना वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है ना वो स्टोर करवाएँगे। तो जितनी हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स होंगी, साथ में उतना हमारे पास जो है ना वो रैम के अंदर जो साइज़ है, वो लाज़मी हम स्टोर करवाएँगे।
तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है रिकर्सिव एल्गोरिदम की, वो स्टैक स्पेस प्लस ऑक्सिलरी स्पेस होगी। अब स्टैक स्पेस हमारे पास क्या है, जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड हम स्टोर करते हैं, और साथ में हमारे पास जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो हमारे पास क्या होती है, जो वेरिएबल्स अरेज या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम करवाते हैं। इसीलिए पिछले पेज पे जो मैंने फैक्टोरियल वाले फंक्शन के लिए जो मैंने लिखा था कि मेरे पास उसकी टोटल मेमोरी एलोकेशन जो है वो कितनी हो रही है, 1 प्लस साथ में मैंने लिखा था n। अब ये 1 हमारे पास क्या था, वो जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो वेरिएबल जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो इसलिए उसके लिए मैंने फिर 1 लिख लिया। और n मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि जितना हमारे पास n होगा उतने एक्टिवेशन रिकॉर्ड होंगे। तो यहाँ पे ये इसकी क्या आ जाएगी, ये स्टैक स्पेस आ गई है। तो दोनों में से हमारे पास डोमिनेटिंग कौन सी है, स्टैक स्पेस। तो अगर स्टैक स्पेस हमारे पास डोमिनेटिंग है तो हमारे पास इसकी टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग O ऑफ n। अब इसकी नेक्स्ट कोई और एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें एग्जांपल है हमारे पास बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास अगर सपोज कर लेना कोई एक अरे है, अरे का आप साइज सपोज कर लो 8 है हमारे पास। उसके अंदर हमने कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम उसको मिडल के ऊपर चेक करेंगे, अगर हमें वो मिडल पे मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि वो वैल्यू मिडल से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो हम इस अरे की लेफ्ट साइड पे देखेंगे, अगर बड़ी है तो अरे की राइट साइड पे देखेंगे। अब सपोज कर लें अगर वो वैल्यू छोटी थी तो देन हम सिर्फ इतने मिडल वाले पार्ट में उसको फाइंड करेंगे, इसको इग्नोर करवा देंगे। अब ये जो अगेन मिडल वाला पार्ट है इसके भी मिडल पे चेक करेंगे, अगर वैल्यू मैच होगी तो ठीक है, वरना अगेन हम जो है ना इसके मिडल पे चेक करेंगे। अब अरे का जो साइज है वो लेस होकर सिर्फ 4 वैसे रह चुका है। अब इसको मिडल पे चेक करेंगे, अगर मिडल पे हो गई तो ठीक है, वरना जो है ना हम उसके देखेंगे कि वो मिडल से बड़ी है या छोटी है। अगेन हम सपोज करते हैं कि वो छोटी है तो हम सिर्फ ये इस साइड को चेक करेंगे, इसको इग्नोर करवा देंगे। अब ये जो हमारे पास ये साइज रह गया, 2 साइज है, इसमें भी हम उसको जो है ना वो मिडल पे चेक करेंगे। अब क्या हमारे पास वो मिडल पे वैल्यू है? अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम सिर्फ उससे भी हाफ यानी सिर्फ एक एलिमेंट पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे मैच हो गई तो वेल एंड गुड, एल्स हम यही कंसीडर करेंगे कि वो इस अरे के अंदर वैल्यू है ही नहीं। तो यूं हम जो है ना वो बाइनरी सर्च के अंदर जो है ना वो चेक करते हैं वैल्यू को। अब अगर आप देखो तो ऑन मैक्स हमारे पास कितनी रिकर्सिव कॉल हो रही हैं। एक तो सबसे पहले तो हमने जब अरे इनपुट दी, हमारे पास टोटल जो है ना एक दफा ये प्रोग्राम चला, देन एक रिकर्सिव कॉल होके हमारे पास अरे हाफ हो गई, देन अगेन एक रिकर्सिव कॉल से अरे हाफ हो गई, देन अगेन एक रिकर्सिव कॉल से जो है ना वो अरे हाफ हो गई। तो हमारे पास जो है ना ये log ऑफ n टाइम्स चल रहा है, क्योंकि हर दफा हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, 2 से डिवाइड होती जा रही है। तो log ऑफ n बेस 2 टाइम्स जो है ना ये हमारा अल्गोरिदम जो है वो रन करेगा ऑन मैक्स। और कितनी रिकर्सिव कॉल इसने की है, जितनी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है उतनी ही ये रिकर्सिव कॉल्स करेगा। जितनी दफा बेसिकली एक अल्गोरिदम जो है ना वो आइटरेट करता है उतनी ही वो रिकर्सिव कॉल करता है। तो अगर हमारे बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी है log ऑफ n, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है ना वो log ऑफ n रिकर्सिव कॉल्स होंगी। और अगर हमारे पास log ऑफ n रिकर्सिव कॉल्स होंगी तो हमारे पास जो स्टैक स्पेस यूटिलाइजेशन है वो भी क्या होगी, big O ऑफ log n होगी, क्योंकि देन हमारे पास कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेंगे, हमारे पास जितनी अ, हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स होती हैं उतने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनते हैं। एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके लिए बनेगा, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके लिए बनेगा, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके लिए, और देन लास्ट पे एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके लिए बनेगा। तो log ऑफ n एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है हमारे बाइनरी केस के केस में बनेंगे। अब इसके अंदर ऑक्सिलरी स्पेस जो है ना वो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि हम ना कोई न्यू अरे क्रिएट करते हैं और ना कोई हम एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है ना वो इनपुट के साइज के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो अगर हमारे पास 8 इनपुट है तो जी कोई 8 या 10 वेरिएबल आ गए हैं। अगर हमारे पास 80 की इनपुट है तो देन कोई हमारे पास जो है ना वो 80 वेरिएबल्स आ रहे हो, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो कौन-कौन से होते हैं, एक स्टार्ट वाला होता है, एक एंड वाला होता है, एक मिड वाला होता है, और ये कांस्टेंट है। इनकी मेमोरी एलोकेशन क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या होगा, हम इसके अंदर जो है ना वो इसको कांस्टेंट ऑक्सिलरी स्पेस जो है ना वो हम इसकी कंसीडर करेंगे, यानी बिग O ऑफ 1। अब हमारे पास जो टोटल स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो स्टैक स्पेस की जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड के लिए, और साथ में हमारे पास जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो आ जाएगी। तो टोटल स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n और बिग O ऑफ 1। अब इन दोनों में हमारे पास जो डोमिनेटिंग वैल्यू वो क्या है, log ऑफ n है।
तो इस केस में हमारे पास जो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या होगी, लॉग ऑफ एन आ जाएगी। तो यूं हम जो है ना अपने किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिदम की जो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और उसकी जो स्टैक स्पेस यानी एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर कितनी मेमोरी स्टोर हो रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद उन दोनों को प्लस करेंगे और जो डोमिनेटिंग होगी वो हमारी जो है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो कंसिडर की जाएगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि अपडेट्स आपको मिल जाए। शुक्रिया।